वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ए वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथ शशि भूषण, आशीष, प्रिंस, अनंत देव, प्रशांत, संगीता, प्रियंका, जयशंकर, अर्पिता, राज, शशि भूषण। स्वागत है आप सभी लोगों का। ए वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू, आज हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक सर्किट में या मैग्नेट में या मैग्नेटिक फील्ड में लॉरेंज फोर्स के बारे में। नाम सुना आपने लॉरेंज फोर्स का कि नहीं? आपने लॉरेंज फोर्स का नाम सुना है? लॉरेंज फोर्स की बात हम करेंगे। लॉरेंज फोर्स, ये टी साइलेंट है यहां पे। लॉरेंज बल, टी साइलेंट ऐसे LORENZ। लॉरेंज ऐसे होना चाहिए, टी भी रहता है, टी साइलेंट होता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स नहीं होगी, स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, स्टार्टिंग से। गुड मॉर्निंग आयुष, नीतीश, योगी, सत्यम, शोभित, अशोक। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉरेंज फोर्स लॉरेंज फोर्स सबसे पहले हरियाणा में लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट का रिजल्ट आया है और करियरविल से लगभग 500 से 700 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 500 से 700 बच्चे। तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इसका मतलब उन्होंने मेहनत नहीं की थी। तो आगे आप मेहनत करना, बाकी के एग्ज़ाम में LP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, या बिहार में जो वैकेंसी आएगी और अलग अलग राज्यों में जो आती है उसके लिए। ठीक है। नीलोत्पल, स्वागत है आपका। अनुप्रिया, गुड मॉर्निंग। नीलोत्पल बोला सर आप मुझे भूल गए ना। नीलोत्पल, लॉरेंज फोर्स क्या है ये देखते हैं। लॉरेंज फोर्स को बताने के लिए आपको कई सारी छोटी छोटी चीजों को बताना पड़ेगा, फिर उस पर हम आएंगे। वैसे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है। अरे नालायक आशीष, क्लास में ध्यान लगाओ पहले। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी रखें, तो उस पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल होता है उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अगर किसी चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है वहां पे, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, दोनों अगर वहां पे है, और तब आपने किसी आवेश को वहां पे रखा, तो उस पर जो कुल बल लगेगा, कुछ बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और कुछ बल लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों का जो परिणामी बल होगा, उसको आप बोलोगे लॉरेंज फोर्स। क्या बोलोगे? लॉरेंज फोर्स। आइए हम उसी को धीरे धीरे देखेंगे, अगले 1 घंटे में उस कहानी को हम समझते हैं। इससे कई सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी स्टेप से सवाल ले लिया जाएगा। चलिए, अब लॉरेंज फोर्स की चर्चा तो हम अभी करेंगे, इसमें और छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है, तो पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, पहले हम फोर्स देखते हैं मूविंग चार्ज पे। लॉरेंस फोर्स अभी भूल जाइए, उसके पे अभी हम आएंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेश पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेश पर लगने वाला बल। शोभित बोले सर अगला सिलेक्शन चिंटू का होगा। बिल्कुल, चिंटू का जो सेलेक्ट हुए अभी तो चिंटू ही थे, वो भी चिंटू ही थे जो सिलेक्ट हुए हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। अगर किसी आवेश को देखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल फोर्स कितना होगा, हम उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यह है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने बी से बैक कर दिया। यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड मान लो, यह मैग्नेटिक फील्ड। यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की दिशा, यह है बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। मिलेगा नितेश, इसका पीडीएफ मिलेगा। आप अगर वीडियो देख के नोट्स बनाते हो तो बेस्ट है, बट इसका पीडीएफ भी मिलेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है मैग्नेटिक फील्ड की, बी से बैक किया हमने, बी 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 बी। इसमें कोई चार्ज है, वो चार्ज गति कर रहा है वी वेलोसिटी से, वी वेग से। तो जो चार्ज है वो वी वेलोसिटी से गति कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के कोण पे गति कर रहा है, ऐसे है। जो चार्ज है आपका वो ऐसे गति कर रहा है, कुछ वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है वी वेलोसिटी से, ऐसे मान लो, ऐसे गति करता हुआ जा रहा है वी वेलोसिटी से। और चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बना रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड से, वो थीटा कोण बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर ऐसे जा रहा है चार्ज कोई, तो जो कोण बना रहा है ना, कोण थीटा है, ये थीटा है। यानी अगर एक गतिमान आवेश है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा कोण है, ये v उसका वेग है, वेलोसिटी है। तो उस पे लगने वाला जो बल है उसका फार्मूला अगर मैं लिखूं तो उसका फार्मूला क्या होगा, इफ Q चार्ज, पहले राम कहानी तो बना दें। इफ Q चार्ज is moving in a magnetic field, B, making an angle theta, from magnetic field, then force on charge is, अब इसे हिंदी में लिखूं मैं, सर मेहनत नहीं लगती, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने में बहुत लगती है। मैंने तो नहीं देखा है कि कोई ऐसा बैच जो आईटीआई लेवल का हो, टीचर दोनों भाषाओं में पढ़ाता है क्या ऐसा? अगर Q आवेश v वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में
बी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? अगर Q चार्ज, यहां चार्ज है, कौन सा चार्ज है? Q चार्ज है भाई, आवेश है कोई Q, उस चार्ज को मैं गति करा रहा हूं v वेग से, और चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? थीटा। अरे मान लो मेरा हाथ ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोण, ये कोण बन रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र से, यही कोण थीटा है, और जिस वेग से मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है वो है v, वो है क्या? v। तो अगर Q आवेश v वेग से गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, उसका सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहां से कई सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, वन लाइनर टाइप के थ्योरेटिकल सवाल। उस पे लगने वाला जो बल होता है, अगर उसको मैं F से व्यक्त करूं, F का फार्मूला होता है Q V क्रॉस B। अब Q V क्रॉस B जो है, ये V क्रॉस B क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा वेक्टर के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, वरना वेक्टर पे आएंगे तो सारी कहानी की दिशा ही बदल जाएगी। तो अभी ये क्या होता है V क्रॉस B हम बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए। इसी को लिख सकते हो आप, V क्रॉस B को, इसी को आप लिख सकते हो Q V B साइन थीटा। ठीक है, आप इसको याद रखो कि लगने वाला बल Q V B साइन थीटा होता है। खैर इसे ही ऐसे भी लिखा जा सकता है, चिंटू, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर ये क्या है, क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब ही बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब थोड़ा सा क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अभी मान लो ऐसा होता है, ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा मान लो, अब तो लगने वाला बल ये हो गया आपका। v आपका वेग है, b आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा कोण है, q चार्ज है, q चार्ज। तो अगर q आवेश v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र थीटा डिग्री के कोण बनाते हुए गति करता है, उस पर लगने वाला बल होगा q v b साइन थीटा। अब यहां से सवाल क्या आएगा सर? सवाल यहां से ये आएगा, आप इस फोर्स के फार्मूले को लिखो, F बल है, q v b साइन थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा का मतलब, अगर मैं कहूं इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो बोलो अगर थीटा का मान 0 है तो साइन 0 कितना होता है बताओ? अगर थीटा 0 है तो साइन 0 कितना होगा? साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है तो रखो यहां, तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स आपका हो जाएगा Q V B, साइन 0 का मान 0, तो 0 किसी में भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अच्छा सर, ये बताना चाह रहे हैं आप थे आप? हाँ, अगर थीटा का मान 0 है तो फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा। चिंटू बोला, ज्ञानेंद्र बोला 1 होगा। 1 कहां से हो गया? त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हो क्या सर? नकल से पास किए हैं सर, नकल से पास किए तभी तो आपके पास आए हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 थीटा 0, साइन 0 0 हो गया, पूरा फोर्स 0 हो गया। अगर मैं कहूं दूसरा, अगर मैं कहूं थीटा का मान 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो साइन 180 का मान कितना होता है? साइन थीटा अगर निकालोगे, साइन थीटा मतलब साइन 180, तो आपको साइन 180 का मान पता नहीं, याद है कि नहीं आपको पता होना चाहिए, साइन 180 का मान भी 0 ही होता है। साइन 180 का मान निकालोगे ना, साइन 180 का, तो 0 होता है। तो साइन 180 का मान 0 रखो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू वी बी, साइन थीटा का मान 0 हो गया, पूरा 0 ही हो जाएगा, फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है और आपका जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर ही गति कर रहा है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल उसी दिशा में अगर आपका आवेश गति कर रहा हो, बिल्कुल समांतर पैरेलल, यानी जिधर आपका बी है उधर ही आपका वी भी है, उधर ही आपका क्या है वी, यानी जो गति हो रही है वो भी उधर ही हो रही है, वी भी इधर ही है, बिल्कुल सेम उसी दिशा में, तो दोनों समांतर होंगे। जिधर चुंबकीय क्षेत्र उधर ही वेग, जिधर चुंबकीय क्षेत्र उधर ही वेग, मींस द मूविंग पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आपका आवेश है उसके गति करने की दिशा बिल्कुल वही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यही तो हुआ इसका मतलब, यानी जिधर आपका बी है उधर ही क्या है आपका, उधर ही आपका वी भी है, सेम दिशा में है, वी भी उधर ही है सेम दिशा में। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस केस में थीटा का मान 0 है, थीटा का मान क्या है 0। या अगर दूसरा वाला केस जो है, दूसरा वाला केस क्या है कि अगर थीटा 180 है, 180 का मतलब विपरीत दिशा में, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कोई दिशा है ये, तो 0 डिग्री की दिशा तो यही होती है सेम, ये 0 डिग्री की दिशा है, ये होती है 90 डिग्री की दिशा, ये होती है 180 डिग्री की दिशा, ये होती है 270 डिग्री की दिशा। पता है कि नहीं पता है तुमको? जिधर आप अगर इस दिशा की तुलना में मैं देखूं तो ये 0 डिग्री है मतलब उसी दिशा में, ये 90 डिग्री है मतलब लंबवत है, ये 180 डिग्री, इस दिशा की तुलना में ये 180 डिग्री का कोण है, ये 180 डिग्री है ये, और इस दिशा की तुलना में ये कोण 270, अगर ये देखा जाए तो 270 है, 270 डिग्री। तो इस दिशा की तुलना में इस दिशा से अगर नापा जाए तो ये 90 डिग्री यानी लंबवत बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस दिशा की तुलना में ये जो है 180 डिग्री है, बिल्कुल विपरीत है, और इसी दिशा की तुलना में ये वाली दिशा 270 डिग्री का मान 270 डिग्री बना रही है। तो 180 डिग्री का मतलब अगर इस दिशा से नापा जाए तो 180 डिग्री बिल्कुल इसके विपरीत आएगा। जैसे मैं कहूं ये कोई दिशा है, वेक्टर है कोई, इससे 180 डिग्री की दिशा क्या होगी, बिल्कुल विपरीत उसके, ये 180 डिग्री होगी। या मैं कहूं ये कोई वेक्टर है, ये कोई दिशा है, इससे 180 डिग्री की दिशा का मतलब इसके बिल्कुल विपरीत बना दो ऐसे। ये कोई दिशा है, मैं कहूं इससे 180 डिग्री की दिशा कौन सी होगी, बिल्कुल इसके विपरीत होगी ऐसे। तो 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल उसके विपरीत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 180 डिग्री थीटा है तब भी तो फोर्स 0 है। इसका मतलब ये कि अगर 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 ये हमारी दिशा हो बी की और आपकी गति की दिशा इसके विपरीत हो, आवेश जो है इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में गति कर रहा हो, वी की दिशा ये हो, तो कोण क्या हो गया, ये कोण 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। इस दिशा की तुलना में दिशा के 180 डिग्री, यहां थीटा 180 डिग्री हो गया, इस डायग्राम में थीटा 180 डिग्री है। और फोर्स दोनों के केस में 0 है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। इन दोनों डायग्राम में जो लगने वाला बल होगा ना आवेश पे वो क्या होगा, 0। यानी अगर मेरा आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या मेरा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई भी बल नहीं लगेगा, उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। इफ योर चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन चार्ज विल बी 0। यही कहानी है, एक चार्ज इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसके जो मोशन की दिशा है वो या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, या तो बिल्कुल समांतर हो या विपरीत हो, उस दिशा में उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स 0 होगा। यानी चार्ज गति कर रहा है, चार्ज गति कर रहा है फिर भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों, दिशा। ये कहानी याद रहेगी आपको। वही मैं लिख रहा हूं, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड
और या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल को अपोजिट भी बोल सकते हो, और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स ऑन चार्ज इज 0। अगर आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करे, विपरीत मतलब उल्टा, तो उस आवेश पर लगने वाला बल शून्य होगा। राज पूछ रहे पैरेलल कैसे हुआ सर? पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, जब दो चीजें एक ही दिशा में हो, जैसे एक दिशा ये है और दूसरी दिशा बिल्कुल वही है, तो ये दोनों एक ही दिशा है, तो इसको बोलेंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, समांतर। और अगर एक दिशा ये है और दूसरी दिशा बिल्कुल विपरीत है, तो हम बोलेंगे ये इसके विपरीत है या ये इसके एंटी पैरेलल है। एंटी मतलब अपोजिट, सुना, एंटी पार्टी मतलब उल्टी पार्टी, अपोजिट। ये इसके एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, समांतर है, विपरीत दिशा में है। इन दोनों केस में लगने वाला आपका फोर्स 0 होगा। पहली कहानी तो यह कि आवेश गति कर रहा है, मोशन में है, फिर भी फोर्स नहीं मिला, क्योंकि दिशा या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या तो उसके विपरीत है। और अगर मैं कहूं आवेश गति ही नहीं कर रहा है, तो अगर मैं तीसरा केस लूं, ये पहला था ये दूसरा था, अगर मैं तीसरा केस ले लूं कि आपका जो आवेश है वो 0 है, v वेलोसिटी उसकी 0 है, जो वेग है ना उसका वो वेग 0 है, v 0, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? F क्या होगा? Q v b साइन थीटा। जरा देखिए आप इससे, अगर v का मान 0 रख दोगे तो क्या होगा? Q v का मान 0 हो गया, b साइन थीटा। थीटा कुछ भी हो, Q कुछ भी हो, b कुछ भी, अगर वेलोसिटी ही 0 है, वेग ही 0 है, 0 बाकी सब में गुणा करके 0 कर देगा, लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। यानी अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में है मगर रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो उस पे लगने वाला बल 0 होगा। अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में है लेकिन स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है, तो उस पे लगने वाला बल हमेशा 0 होगा। यही सब सवाल तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तुमको लगता पता नहीं कहां से पूछ लिया गया। ऐसे आएगा, अगर एक 10 कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, तो उस पे लगने वाला बल का मान कितना होगा? तो बोल देना 0 होगा। ऐसे बोलेगा, अगर 10 कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उस आवेश को स्थिर अवस्था में रखा गया है, विराम अवस्था में रखा गया है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? 0 बल होगा। इफ योर चार्ज इज स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड, if your charge is stationary in magnetic field, then force on the charge will be 0। उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अश्विनी बाद में बात करेंगे, इस पे ध्यान लगाओ अभी, ठीक है अश्विनी? एक कमेंट एक बार से ज्यादा नहीं करना है, मुझे एक बार में दिखाई देता है सर, लेकिन मेरी आदत है ना बार बार कमेंट करने की, नई आदत सुधारो। अगर आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में है और गतिमान अवस्था में नहीं है, विराम अवस्था में, स्टेशनरी है, तो उस पे लगने वाला बल 0 होगा। यानी गति करना जरूरी है, मोशन जरूरी है, और मोशन से ही इमोशन आता है। एक बुक है एंटोनी रॉबिन्स की, अवेकन द जायंट्स विदिन, बहुत शानदार बुक है। उस बुक का निष्कर्ष यही है कि इमोशंस कम्स फ्रॉम द मोशन, इमोशंस कम्स फ्रॉम द मोशन। भावनाएं कहां से आती हैं? गति से आती हैं।
गति से आती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अभी मेरी जो भी मेंटल अवस्था है, मानसिक अवस्था, जैसे भी मैं हूं, आप हो, अभी मेरी मानसिक अवस्था मान लीजिए एक नॉर्मल पढ़ाने की है ना। आपकी भी मानसिक अवस्था, अगर आप थोड़ा सा मोशन कर दो ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का इमोशन आ जाएगा। एक मोशन कर दो आप, कैसा भी मोशन कर दो, थोड़ा डांस कर लो आप उठ करके, या ऐसे ऐसे कर लो आप, कैसे भी डांस कर लो, कुछ भी कर लो, 2 मिनट का डांस करो, मोशन किया आपने, अलग प्रकार के इमोशन, अलग प्रकार की खुशी आ जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे और कई प्रकार के मोशन हैं जो इमोशन पैदा करते हैं, तो यहां भी मोशन होना जरूरी है, तभी फोर्स मिलेगा। अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, तो अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। If charge is stationary in magnetic field, then force on charge is zero. Force on the charge is zero. अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जो फोर्स आपका लग रहा है वो अधिकतम चाहते हैं हम, तो क्या होगा? अधिकतम फोर्स क्या होगा? अधिकतम फोर्स क्या होगा? देखो फार्मूला क्या फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं चाहूं कि फोर्स मैक्सिमम हो, मैं चाह रहा हूं कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो इसके लिए पूरी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर मैं चाहूं कि लगने वाला बल अधिकतम हो, तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। और साइन थीटा का मान अगर 1 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 है तो साइन 90 1 होगा। साइन 90 1 होगा यानी फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं लगने वाला फोर्स में अधिकतम चाहता हूं, तो ये पूरा मान अधिकतम होना चाहिए। ये पूरा मान अधिकतम का मतलब साइन थीटा अधिकतम होना चाहिए। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है? साइन थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा, उसका अधिकतम मान 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो साइन थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 1। और साइन का मान 1 कब होता है? जब थीटा 90 होता है। अरे भाई, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5 होता है। साइन 45 का मान आपका ऐसे ही, साइन 90 का मान आप लोगे, साइन 90 का मान 1 होता है। इसी 0 और 1 के बीच में वैल्यू मान लिया, इसे साइन 180 -1 भी होता है, साइन 180 भी 0 होता है। एक अधिकतम वैल्यू है इसकी, ठीक है, एक अधिकतम वैल्यू है। साइन 60 आप लोगे तो साइन 60 आपका √3/2 हो जाता है, √3/2। साइन 45 लोगे तो 1/√2 हो जाता है। साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है। आप निकालो, √3/2 की वैल्यू निकालोगे या 1/√2 की निकालोगे, कुछ किसी की वैल्यू निकालोगे, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो अगर साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है, यानी साइन थीटा अधिकतम 1 हो सकता है, तो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। जब थीटा क्या होगा? 90।
आपका जो फोर्स का फार्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख लें, चलो फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम अधिकतम बल के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, या ये कह लो साइन थीटा मैक्सिमम मतलब साइन थीटा का मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब 1 होने का तो थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये है कि अगर आप चाहते हो लगने वाला बल अधिकतम हो तो थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा 90 है तो लगने वाला बल अधिकतम होगा। यानी अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी 90 डिग्री पर लंबवत दिशा में गति करे तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। If charge is moving perpendicular to magnetic field, then force on charge is maximum. सोनू बोल रहे हैं सर उसको दोबारा समझाइए तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे में क्या दिक्कत है भाई? सोनू तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सर हमारा दिमाग है। इसमें क्या था, इस सूत्र में ये Q है, ये V है, B है साइन, V का मान 0 रखो, तो V का मान जब 0 रख दोगे तो Q और B साइन थीटा का कुछ भी मान हो, 0 का किसी में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 गुणे 2000 0, 0 गुणे 5000 0, 0 गुणे 10,000 0, 0 गुणे 1 करोड़ 0। तो वेलोसिटी, अरे इसमें से कोई भी टर्म अगर 0 हुआ, चाहे चार्ज 0, चाहे वेलोसिटी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड, चाहे साइन थीटा, तो फोर्स तो 0 ही आ जाएगा, फोर्स 0 हो गया। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या, जिस गति से आपका आवेश आगे पीछे हो रहा है, गति कर रहा है, वो गति ही नहीं है, विराम अवस्था में। विराम का मतलब रुकना, स्टेशनरी। तुमको न हिंदी आती है चिंटू, न अंग्रेजी आती है। विराम का मतलब रुकना, स्थिर अवस्था में होना, स्टेशनरी। यही तो है तीसरा वाला, और क्या इसमें? वेग शून्य है, वी 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 ही तो वेलोसिटी है। तुम्हें पता ही नहीं वी क्या है, इसलिए मैंने यहां लिखा था सबसे पहले। अगर क्यू आवेश वी वेग से, वी वेग है, वेग ही नहीं है मतलब आवेश रुका हुआ है, तो कोई बल नहीं लगेगा। मैं लिख देता हूं, वी वेलोसिटी है, वी है वेलोसिटी, वेग है। आया समझ में सोनू? तो थीटा 90 रखोगे तो साइन थीटा 1 आएगा, तो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना फिर? जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी एफ मैक्सिमम, तो साइन थीटा तो 1 हो गया, थीटा 90, थीटा 90 तो साइन 90 1, फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी। यानी अगर हमारा क्यू आवेश ऐसे कर, क्यू आवेश ये चुंबकीय क्षेत्र है और इससे लंबवत गति कर रहा है, लंबवत मतलब ऐसे, ये v वेलोसिटी है, तो v और v के बीच में कोण 90 डिग्री हो गया। ये आपकी है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र,
ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? वेग। ये क्या है? वेग। ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पे लंबवत यानी परपेंडिकुलर आपका चार्ज गति कर रहा है, तो कोण 90 डिग्री हुआ, तो लगने वाला बल जो है इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आपका फोर्स होगा ना, वो मैक्सिमम होगा। और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू वी बी। क्योंकि साइन थीटा तो एक हो गया, एक हो गया ना ये। एक से क्यू वी बी गुणा करोगे तो वही तो आएगा, क्यू वी बी गुणे एक। क्यू वी बी गुणे एक कितना आएगा? क्यू वी बी। क्यू वी बी में एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा क्यू वी बी। तो हमने आपको बता दिया, गति करने पर किसी आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में बल तो लगता है, मगर उसकी कुछ शर्त है। अगर आवेश रुका है चुंबकीय क्षेत्र में तो कोई बल नहीं लगेगा। अगर आवेश गतिमान है तो जरूरी नहीं कि हर अवस्था में फोर्स लगेगा। अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन उसके समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, या चुंबकीय क्षेत्र के एंटी पैरेलल है, बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो भी कोई बल नहीं लगेगा। बल कब लगेगा? अगर आवेश गतिमान है और उसके गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के ना तो समांतर ना तो उसके विपरीत है, तब कुछ कुछ बल लगेगा। और अधिकतम बल कब लगेगा? अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री यानी लंबवत गति करे, जैसे ये वाला केस है, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो ये अपने आपको ये बताया कि जब आवेश गति करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर कितना बल लगता है। ये कहानी सबको समझ में आई कि नहीं, बताइए जरा। जितनी कहानी हमने बताई आज, ये समझ में सबको आई या नहीं, बताइए। अभी हम लॉरेंज फोर्स की चर्चा किए ही नहीं है। यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे आएगा कि अगर कोई चार्ज, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पे गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा, मिनिमम होगा, अधिकतम होगा, क्या होगा? तब बोलोगे अधिकतम होगा जब लंबवत गति कर रहा है। तो ऐसे सवाल पूछेगा, अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समांतर दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, क्या होगा? तो बोल देना जीरो होगा। अगर समांतर है या बिल्कुल विपरीत दिशा में है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और ये फार्मूला भी याद रखना, क्यू वी बी साइन थीटा वाला। कई जगह आप साइन थीटा वाला टर्म नहीं देखते, वाला हिस्सा गायब हो जाता है। ये वाला हिस्सा गायब होने का मतलब आपका जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा होगा। कैसे गति कर रहा होगा? लंबवत। तो साइन थीटा नहीं मिलेगा, केवल क्यू वी बी मिलेगा आपको, है ना। तो गति करेगा अगर आवेश ऐसे ऐसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगेगा बल। बल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब अधिकतम लगेगा, उसका मैंने केस आपको बता दिया। सचिन बोल रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और सबको नहीं आया? सर हम देखेंगे सीखेंगे लेकिन कमेंट नहीं करेंगे सर, कमेंट नहीं करेंगे, हमको कमेंट करने में दिक्कत होती है। शोभित बोल रहे हैं सर क्यू मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकता। मिनिमम वाला तो जीरो ही हो गया ना, मिनिमम फोर्स जीरो, उससे जीरो से कम क्या फोर्स लगेगा? चलिए और अब आइए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने फोर्स देखा। अब हम बात करते हैं if q charge is moving in electric field E,
If Q charge is moving in electric field E, then force on charge is अगर Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में गति करे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। यहां पे आपका आवेश मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, यहां पे हमारा आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अरे चुंबक ले लो, चुंबकीय क्षेत्र आ गया सर, चुंबक, हाँ चुंबक ले लो, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। और क्या, चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है। या कोई मटेरियल ले लो, ऐसे हमने एक मटेरियल लिया, एक कोई मटेरियल लोहा ले लो, चलो इस पे वायर लपेट दो, लपेट दे, इसको करंट दे दिया, ये भी चुंबक बन गया। एक पदार्थ लिया, उस पे कॉइल लपेटा, करंट दे दिया, ये भी चुंबक बन गया। तो जहां चुंबक है वहां चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है आशीष बोल रहे हैं मिनिमम को कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जितना आपने पढ़ा मिनिमम फोर्स तो जीरो वाला ही है ना, जब थीटा जीरो या थीटा 180 वाला था वही मिनिमम फोर्स है। थीटा जीरो है जब, या थीटा 180 तो बल जीरो था, वही मिनिमम फोर्स है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर मैं एक आवेश लूं, मान लीजिए 10 कूलाम का, 10 कूलाम का एक आवेश हमने लिया, 10 कूलाम, ये 10 कूलाम का कोई चार्ज यहां रखा है। इसके पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊं, ये मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज है, ये 10 कूलाम का चार्ज 2 कूलाम के चार्ज को क्या करेगा, ये पॉजिटिव अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, +2 कूलाम है। तो कूलाम भाई साहब क्या कहते हैं, कूलाम भाई साहब कहते हैं, कूलाम का नियम है ना, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर दो आवेश असमान प्रकृति के हैं यानी विपरीत प्रकृति के तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे एक प्लस है और एक माइनस है तो आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या एक माइनस है एक प्लस है तो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों सेम है, प्लस प्लस तो प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों माइनस माइनस है, रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट, ये रिपेल, ये रिपेल। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित, 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 आकर्षित, आकर्षित। अगर मैं ये कहूं, एक कूलाम भैया कह के गए हैं कि 10 कूलाम के पास एक 2 कूलाम का आवेश मैं लेके आऊं तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो ये 10 कूलाम इस 2 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, कहेगा जाओ यहां से, दूर भगाएगा, हाँ भगाएगा। अगर मैं 10 कूलाम के पास ये यहां पे -1 कूलाम का एक चार्ज लेके आऊं, -1 कूलाम का एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस 10 कूलाम का -1 कूलाम का चार्ज लेकर के आऊं तो -1 कूलाम के चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, हाँ करेगा। ये आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस को खींचेगा। यहां पे मैं एक चार्ज और लेके आऊं, मान लीजिए 12 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज। अब ये 10 कूलाम का, ये 12 कूलाम का है, तो 10 कूलाम 12 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि दोनों समान प्रकृति के पॉजिटिव हैं। यहां पे मैं एक -15 कूलाम का चार्ज रख दूं तो 10 कूलाम का चार्ज इस -15 कूलाम के चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ, कहेगा आओ मेरे पास, कहेगा आओ मेरे पास। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव देखा जा सकता है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। ये आवेश ऐसा आवेश है, इसके चारों तरफ कितनी दूर तक इस आवेश का प्रभाव देखा जा सकता है उस दूरी को बोलोगे इस आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों तरफ की वह दूरी है, वह एरिया, वह क्षेत्रफल है जितनी दूरी तक इस आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है।
जैसे मैं कहूं बहुत दूर कोई चार्ज है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है यहां पे, इसका यहां पे कोई प्रभाव है ही नहीं, न इसको आकर्षित कर सकता है न इसको प्रतिकर्षित कर सकता, क्योंकि बहुत दूर है, क्योंकि वो आवेश शायद इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया के बाहर है। तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्रफल, वह जगह, वह एरिया, वह रीजन जिसमें उस आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उससे आप बोल सकते हो मोटे मोटे तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस आवेश की। जैसे मान लीजिए यूपी की बात करें, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, तो पुलिस जो होती है वो केंद्र राज्य सरकार के अधीन आती है, तो योगी जी जो कहेंगे वही पुलिस मानेगी। योगी जी का प्रभाव कहां तक, यूपी में, लखनऊ में तो बैठे हैं, लखनऊ में तो रहेगा, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, अयोध्या में, मथुरा में, आगरा में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा तक रहेगा। यानी नोएडा पुलिस को अगर योगी जी कुछ बोलेंगे तो पुलिस तुरंत सरसर सरसर करेगी। लेकिन अगर वही वो वहां से दिल्ली में प्रवेश कर जाएं, या मान लीजिए वहां से वो बिहार में प्रवेश कर जाएं, या पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएं, तो वहां पे योगी जी की सरकार तो नहीं है। योगी जी मतलब वहां का मुख्यमंत्री कोई और है, अभी तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, तो बात एक ही है। मगर फिर भी पश्चिम बंगाल मान लीजिए चले जाएं, वहां दीदी क्या कहेंगी, दीदी बात मानेंगी एक भी? दीदी जी की पुलिस तो ईडी के ऊपर ही अटैक कर देती है। तो वह क्षेत्रफल जितने दूर तक योगी जी का प्रभाव आप देख सकते हो, वह पूरा यूपी, यूपी के बाहर नहीं। तो पूरा यूपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है योगी जी की। पश्चिम बंगाल क्या है, ममता दीदी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। वह क्षेत्रफल जितने दूर तक उनका प्रभाव देखा जा सकता है। मान लीजिए मैं डॉन हूं जो है दिल्ली का, तो पूरे दिल्ली में मेरा खौफ है, ठीक है, मेरे नाम से लोग वसूली करते हैं कि हाँ कि मैं उनके अंडर काम करता हूं, तो वसूली करते हैं लोग। लेकिन अगर आप यही पाकिस्तान में चले जाओ, केरला में चले जाओ, मेरे नाम पे वसूली करोगे, कोई पैसा देगा? कहेगा कौन राजकुमार, मैं नहीं जानता किसी राजकुमार को। तो आपको बिहार, आपको केरला में मेरे नाम पे वसूली नहीं कर पाओगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रभाव वहां तक है ही नहीं। मेरा प्रभाव दिल्ली में है। मान लीजिए मैं दिल्ली का डॉन हूं, ठीक है, आप मुखर्जी नगर पहुंच जाओगे, कोचिंग वालों से वसूली करोगे जो है, तो कर सकते हो आप। लेकिन केरला में कोई मुझे जानता ही नहीं है, वहां का डॉन तो मैं हूं नहीं। तो ऐसे ही एक आवेश जो है उसका, उसके आसपास कुछ दूरी तक, जैसे मान लीजिए ये आवेश है, इसमें अंदर कोई आवेश है, कुछ दूरी तक इसका प्रभाव दिखेगा। मान लीजिए इस कमरे में दिखेगा, जिस कमरे में, इस कमरे से बाहर नहीं दिखेगा। तो जितने दूर तक दिखता है उस आवेश का प्रभाव, वही आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर परिभाषा की बात करूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये देखो, परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये कोई आवेश है, 10 कूलाम का आवेश है, और इससे कुछ दूरी पे मैंने प्लस क्यू कूलाम का चार्ज लेकर के मैं आया, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो 10 कूलाम का चार्ज प्लस क्यू कूलाम का चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, कुछ बल लगाएगा इस पे। तो मान लीजिए 10 कूलाम का चार्ज इस प्लस क्यू कूलाम के चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, एफ। ये 10 कूलाम का आवेश, इसके करीब हमने कोई प्लस क्यू कूलाम का चार्ज हम लेकर के आए, तो 10 कूलाम का चार्ज इस क्यू कूलाम के चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। कितना बल लग रहा है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू। यानी अगर क्यू आवेश पे लगने वाला बल एफ है, क्यू चार्ज पे लगने वाला बल एफ है, तो एक कूलाम चार्ज पे, एक कूलाम चार्ज पे, यूनिटी चार्ज पे लगने वाला बल कितना होगा, एफ अपॉन क्यू। ये जो एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल है, इसे ही बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मैंने कहा अगर 10 पेन की कीमत 120 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालोगे आप? अगर 10 पेन की कीमत 120 रुपए है, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 120 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। 10 पेन की कीमत इतनी है, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 12 आ जाएगा।
12 हो गई आपकी एक पेन की कीमत। ऐसे अगर Q चार्ज पे लगने वाला बल F है तो एक कूलाम चार्ज पे लगने वाला बल F बटे Q होगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, और एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एकाकी आवेश पर लगने वाला बल। जैसे इसके करीब में मैं Q चार्ज आवेश को लेके आया, इस पे लगने वाला बल अगर F है, 10 कूलाम चार्ज है, इसके करीब में प्लस Q कूलाम का चार्ज लेकर के आया, तो इस प्लस Q कूलाम चार्ज के ऊपर लगने वाला बल अगर F है, तो एक कूलाम के ऊपर अगर एक कूलाम का चार्ज यहां पे होता, एक कूलाम का आवेश होता, तो उस पर जो बल लगता वो क्या होता? F अपान Q, यही होता इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन जानना चाहें, वो बात की बात है, वो आप नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F बटे Q। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F बल है, Q चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है? बल, Q क्या है? चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अगर उस फार्मूले से मैं F निकालना चाहूं तो E बराबर होता है F अपान Q, तो यहां से F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा E इंटू Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां लगा दो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे लगा दो। वेक्टर क्यों लगा दी? क्योंकि F और E वेक्टर क्वांटिटी है। F बराबर E इंटू Q। लगने वाला बल क्या हो जाएगा? लगने वाला बल F आपका होगा E इंटू Q। ये जो आपका बल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। अगर आपका कोई चार्ज है Q, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गतिमान है, Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में गतिमान है, Q आवेश अगर E वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो इस पे लगने वाला बल F होगा। ठीक है, जहां E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, Q क्या है? चार्ज, और F क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। बोलो। ये कहानी समझ में आई? यहां से हमने निकाला F बराबर क्या हो गया? E इंटू क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है F अपान क्यू। यहां से आप यूनिट देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स की न्यूटन, चार्ज के कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाती है, न्यूटन पर कूलम। अगर आपका आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स ये होगा, इक्वेशन 2। और अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला बल ये होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपके आवेश को मैं एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कराऊं, एक चुंबक के प्रभाव में गति कराऊं, तो लगने वाला बल होगा ये। और अगर आपके आवेश को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कराऊं तो उस पर लगने वाला बल आपका होगा ये। अब हमारा सवाल यह है कि अगर आपका आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की उपस्थिति में गति करे, मतलब मैं जहां खड़ा हूं, मैं चार्ज हूं, मैं गति कर रहा हूं, और मैं जिसकी उपस्थिति में हूं इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैं चार्ज हूं, मैं गति कर रहा हूं। तो अगर आपका आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की उपस्थिति में गति करे तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? क्या होगा? if charge is moving in presence of electric field and magnetic field both, then net force, net मतलब रिजल्टेंट, परिणामी, then net या रिजल्टेंट force on charge is called Lorentz force।
अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति या दोनों के प्रभाव, दोनों की उपस्थिति या दोनों के प्रभाव में गति कर रहा हो तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है। यानी आपका जो आवेश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की उपस्थिति में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, और उन दोनों फोर्स का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, लॉरेंज फोर्स। तो अगर हम लॉरेंज फोर्स की बात करें, अगर हम लॉरेंज फोर्स की बात करें तो लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एफ एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है ई इंटू क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्या है, वह है क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये है, तो इन्हीं दोनों को आप जोड़ दो, यानी आपका जो बल हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, आप चाहो तो क्यू को कॉमन ले लो, यहां पे हो जाएगा ई प्लस क्यू को कॉमन ले लिया तो वी बी साइन थीटा। क्यू को कॉमन ले सकते हो आप। बोलो दीपक, नीलोत्पल, आशीष, प्रिंस, आया समझ में। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा दो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लगा दो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी तो यहां लगा दो, ठीक है, बी भी मैग्नेटिक, बी भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है एक तरीके से। वेक्टर नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लगा दो, क्या दिक्कत है। ये जो आपका फोर्स है ना, ये या ये लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स परिणामी बल है, परिणामी बल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बल लगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बल लगा, दोनों का परिणामी बल है लॉरेंज फोर्स। बाकी अगर वेक्टर लगाने में आपको दिक्कत है तो छोड़ दो, हम वेक्टर से आपको परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे थे कि कोई वेक्टर है तो वेक्टर के आगे वेक्टर ऊपर लगा दो वेक्टर। क्यू को कॉमन लिया हमने, यहाँ पे ई बचा, यहाँ वी भी साइन थीटा। यही जो है ना, ये है लॉरेंज फोर्स। क्यों, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और यह है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट नेट बल, उसको बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो जब कोई आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रभाव में, दोनों की उपस्थिति में गति करता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी बल लगता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी बल लगता है, और उन दोनों बलों का जो कुल परिणामी होता है वही क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, Lorentz force is the combination of force due to electric field and magnetic field. Lorentz force is the combination of force due to electric field and magnetic field. Lorentz force एक ऐसा बल है जो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का परिणामी है। यही था लॉरेंज फोर्स। तो हमने जो हेडिंग डाली थी आते ही, लॉरेंज फोर्स, वो काम हमारा हो गया। लॉरेंज फोर्स हो गया ना।
यहां तक की कहानी बताइए, कोई डाउट हो तो हम एक आध सवाल इस पे करवाते हैं। उसमें लगे कि मेरी क्लास छोटा है। हाँ, आइए एक सवाल इस पे करते हैं। सवाल आपका ये है, आपके एग्जाम में पूछा गया कि लॉरेंज इज लॉरेंज फोर्स क्या है पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है नन। ये आपके पास ऑप्शन है। वैद्युतिकी बल, चुंबकीय बल, और ये है वैद्युतिकी और चुंबकीय, वैद्युतिकी और चुंबकीय बल, वैद्युतिकी और चुंबकीय बल का संयोजन या परिणामी, संयोजन कह लो या परिणामी कह लो, बात एक ही है, या इसमें से कोई नहीं। बताइए, लॉरेंज फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैद्युतिकी बल। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल, या इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है दोनों का परिणामी सम। तो आपको पता है कि अगर आवेश आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रभाव में गति करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बल लगेगा उसको मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, और दोनों का परिणामी जो होगा उसको लॉरेंज फोर्स कह सकते हैं। तो आपको उत्तर क्या होगा? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन, परिणामी योग किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, दोनों का जो बल है उसका परिणामी कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, जो भी कर दो। वैद्युतिकीय बल और चुंबकीय बल का परिणामी जो है वही है लॉरेंज बल। वैद्युतिकीय और चुंबकीय बल का जो परिणामी है वही है लॉरेंज फोर्स। इतनी कहानी समझ में आई आपको? अब आज की कहानी जितनी भी बताई गई है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आज की कहानी में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब चलते चलते मैंने आपको बताया था कि यहां क्रॉस का क्या मतलब होता है, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का क्या मतलब होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं क्या है वी क्रॉस बी।
देखो चिंटू का सर आज रोज डे है। आज कौन सी डेट है? 7 फरवरी को रोज डे कैसे हो गया? आज ही रोज डे है क्या? अखिलेश बोले सर आज रोज डे है, बबली की बहुत याद आ रही सर, आज एक शायरी सुना दीजिए। मिलेगा कुंदन, मिलेगा। सिलेबस तो ऑलरेडी बताया जा चुका है नीतीश। सिलेबस के लिए पहली जो वीडियो है देखो उसको, उसमें बताया गया है। देखो एक होता है स्केलर, एक होता है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। एक होता है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि। जानते हो आप अदिश और सदिश राशि में? स्केलर, और एक होता है वेक्टर सदिश राशि। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, परिमाण की, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उससे हम बोलते हैं अदिश राशि। और ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उसको व्यक्त करने के लिए, और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सदिश राशि। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो जैसे लंबाई हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गए, ये सब अदिश राशियां हैं। लेंथ, डिस्टेंस या मास। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी वेग। उदाहरण की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या बल, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, काम भर का। वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जैसे फोर्स अगर है बल तो एरो लगा देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, ये वेक्टर है, ऐसे लिख दिया, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी, ये है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है एक वेक्टर, वेक्टर बी है दूसरा वेक्टर। ए और बी के बीच का कोण थीटा है। तो अब इस दो वेक्टर का गुणनफल दो तरीके से किया जाता है, एक अदिश और एक सदिश। अगर हम ए और बी का अदिश गुणनफल करें तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश गुणनफल, अगर आपने वेक्टर ए और बी को ऐसे गुणा किया, अदिश गुणनफल ऐसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने लिया, अदिश गुणनफल के लिए बीच में डॉट लिखते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है? वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और ए और बी के बीच जो कोण है उसका कॉस ले लो, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का जो कोण थीटा उसका कॉस ले, ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, अगर आप दो सदिश गुणनफल, अगर हम दो राशियों का सदिश गुणनफल करें, दो वेक्टर का, तो जैसे एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर ही हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को इसके बीच में से क्रॉस लगाते हैं, यहां डॉट लगा तो डॉट प्रोडक्ट नाम दे दिया, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, क्रॉस लगा तो क्रॉस प्रोडक्ट नाम दे दिया। ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का जो कोण है ना वो थीटा है, थीटा का साइन ले लो आप, बस ये अंतर है।
इसको डॉट बोल सकते हो क्योंकि बीच में डॉट लगा है, यहां क्रॉस लगा तो बीच में क्रॉस बोल सकते हो, यहां पे कॉस आएगा, यहां पे साइन आएगा, यही मेन अंतर है। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पे बताएं तो और भी कुछ छोटे अंतर है बट उसकी जरूरत नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल, अदिश में कॉस सदिश में साइन, अदिश में कॉस सदिश में साइन। दो वेक्टर का दो तरीके से गुणा किया जा सकता है। मैं कहूं एक वेक्टर ए है, हाँ एक वेक्टर बी है, तो इसका गुणा कितना होगा? गुणा तो बताना पड़ेगा कि स्केलर प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर होगा तो ए डॉट बी लिखेंगे, वेक्टर होगा तो ए क्रॉस बी लिखेंगे ऐसे। तो ए क्रॉस बी जहां लिखना हो वहां लिख सकते हो आप ए बी साइन थीटा। ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ज्यादा नहीं बताया आपको, थोड़ा सा बताया। दो वेक्टर ए भी है, दो वेक्टर ए भी, यहां गुणा क्या डॉट लिखा, यहां गुणा किया क्रॉस किया, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको सदिश गुणनफल, इसको अदिश गुणनफल। यहां ए बी कॉस थीटा, यहां ए बी साइन थीटा। इतना काम भर का जानो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जानोगे तो कंफ्यूज होगे। तो वही मैं यहां पे बताना चाह रहा था कि जैसे हमने लिखा, यहां पे हमने लिखा कि क्यू वी क्रॉस बी है, तो क्रॉस के पे क्या लिखो? वी क्रॉस बी को ऐसे लिख दो, वी क्रॉस बी जैसे आपका है तो क्या लिखोगे वी क्रॉस बी को? क्रॉस मतलब क्या? क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल है। क्रॉस मतलब क्या? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को क्या करोगे आप? क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल, वी क्रॉस बी है, वी बी, और इसके वी और बी के बीच का कोण कितना है? वी इधर है, बी इधर है, वी इधर है, बी इधर, कोण कितना? थीटा। तो उसका क्या ले लोगे यहां? साइन, साइन थीटा। वही लिखा है वी क्रॉस बी का वी बी साइन थीटा। क्यों? तो ऐसे लिख दिया, वी क्रॉस बी की जगह वी बी साइन थीटा लिख दिया। अरे वी क्रॉस बी का मतलब पहले वाले का परिमाण दूसरे वाले का परिमाण, और थीटा क्या है? वी और बी के बीच का कोण। बी इधर है, वी इधर है, कोण थीटा है, तो थीटा का साइन लेना है ना। क्रॉस में साइन लेते हैं और डॉट होता है तो कॉस लेते हैं। तो वी बी साइन थीटा, तो इसकी जगह पे लिख दिया वी बी साइन थीटा, इसकी जगह पे लिखा है ये, और एक क्यू तो आपका वैसे ही आ गया। तो इसी फोर्स को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। बोलो, कोई डाउट है? मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया आपको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बट काम भर का बता दिया, अगर आप कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। बोलो, सभी लोग बताइए। दीपक, नीतीश, शोभित, एवरीवन। तो इस फोर्स को क्यू वी बी साइन थीटा तो लिखते ही हैं, और क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है। वी क्रॉस बी का मतलब वी की जगह पे इसका परिमाण, इसका परिमाण, और वी और बी के बीच का जो कोण है उसका साइन ले लो, क्योंकि क्रॉस है। अगर डॉट होता तो यहां कॉस थीटा लिख देते, अगर यहां डॉट होता, वी डॉट बी होता, अगर यहां ऐसे होता वी डॉट बी, वी डॉट बी ऐसे डॉट होता, लिख क्या लिखते? क्यू बी कॉस थीटा लिख देते, कॉस थीटा हो जाता बस। बट यहां डॉट है नहीं, क्रॉस है, क्रॉस है तो वही लिखेंगे। क्लियर है? देखो, क्रॉस है तो साइन, डॉट है तो कॉस। अभी हमारा क्रॉस वाला था तो ए बी साइन थीटा लिखा हुआ था, वो भी होगा सचिन, डोंट वरी, वो भी होगा। तो हमने थोड़ा सा ये बता दिया, ये बता दिया, ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी लॉरेंज फोर्स क्या है ये भी आपको बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस पर कई सारे छोटे छोटे सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया, ठीक है कोई डाउट तो बताइए। बोलो जी। तो जब आप कोई क्लास अटेंड किया करो, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो क्लास खत्म होने के बाद उसको एक बार दोबारा देख लिया करो, आएगा आपको समझ में, ठीक है।
आज की कहानी इतनी ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर आप बैच की तलाश में हो तो बैच आपको करियर विल ऐप पे दिखेगा। अगर आप बैच की तलाश पे हो तो आपको बैच कहां दिखेगा, करियर विल ऐप पे। आप करियर विल ऐप पे जाओगे तो आपको बैचेस दिखेंगे। करियर विल ऐप खोलने पर आपको बैच नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूं कैसे देखना है। ऐप खोलना, ऐप में सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। जैसे ही इस पर एक बार क्लिक करोगे, ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन होगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, यूपीएससी। एक कैटेगरी होगी जेई एंड आईटीआई एग्जाम की, जेई एंड आईटीआई का, उस पर क्लिक करना। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, जितने भी बैचेज जेई, आईटीआई, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपीपीसीएल के चल रहे हो बैचेज आपको दिख जाएंगे। उसमें आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेपरेट बैच दिख जाएगा, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच एएलपी के लिए दिख जाएगा, सीबीटी 1+2 वाला फुल बैच, फिटर का बैच दिख जाएगा, और डीजल मैकेनिक, वेल्डर, आरएससी ट्रेड का बैच दिखेगा। जेई के बैचेज भी दिखेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैचेज भी आपको दिखेंगे, सिविल मैकेनिकल के बैचेज भी दिखेंगे, ठीक है। तो आप वहां जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हो। और भी अगर कोई बैच को लेके क्वेरी है, जिसको लेके आप परेशान हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके, बेहतर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।